Greetings everyone. My name is Juhi Gupta and हम अपना चैप्टर फिनिश कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का and we are going to begin with the new one. So we were on the system where we were discussing about bioreactors कि कैसे हमने एक जीन किसी पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म में से निकाल के किसी पोटेंशियली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं। जिस पर्टिकुलर जीन को जिस भी प्रोडक्ट के लिए हमने निकाला है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बायोप्लास्टिक का, तो हमने बायोप्लास्टिक के लिए एक जीन निकाली, इसे फाइनली दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला एंड देन वहां से प्लोरिफरेट करके वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाया। ज्यादा बनाने के लिए हम बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है, बट उसको बस हल्का सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी आर डन। सो लेट्स सी द इमेज इन अ लिटिल zoomed in manner. So first of all it is that दो तरीके मतलब बहुत सारे तरीके के इस बायोरिएक्टर्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टरिंग टाइप, जिसके अंदर स्टरिंग होती है, घुमाया जाता है, मिक्सिंग करी जाती है जिसके अंदर, जैसे आप इस वाले में ही देख सकते हो। इसके अंदर बीच में ये स्टरर लगा है जिसको मैं येलो कर रही हूँ, जिस वाले सेक्शन को मैं येलो कर रही हूँ। सो ये जो स्टरर है ये मूव करता है, ये घूमेगा, जिसकी वजह से जितने भी आप मटेरियल डालेंगे, आप इसके अंदर बैक्टीरियल कल्चर डालोगे या ऑर्गेनिज्म का कल्चर डालोगे जो आपका जीन बनाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मीडिया डालोगे, उसे खाना दोगे ताकि वो खाने से लगातार सर्वाइव करता रहे। सो जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो एक जगह स्टैग्नेंट होके बैठ ना जाए, और बैठने के बाद वो ढंग से यूज नहीं हो पाएगा सामान। तो वो कायदे से सब अच्छे से इस्तेमाल होता रहे, यूज होता रहे, उससे प्रोडक्ट बनता रहे। आपका बैक्टीरिया हमेशा फ्लरिशिंग एक्टिव फेज के अंदर रहे, जिस फेज के अंदर वो लगातार प्रोडक्ट बनाता है, सिनेसेंस स्टेशनरी फेज में ना आ पाए। उसकी वजह से एजिटेटर सिस्टम हमेशा काम आते हैं। अब इसके अंदर अभी इसको मतलब बस ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली इस सिस्टम में क्या क्या होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट जनरेशन। ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते जाओ क्या क्या बन रहा है। एक मोटर लगी हुई है, ये मोटर जो है किसके काम आएगी, ये जो बीच वाली स्टरिंग रॉड है इसको घुमाने के लिए। ठीक है, लगातार ये मूव करेगी, ऑब्वियसली अपने आप से तो मूव करेगी नहीं, तो मैनुअली हम मूव कर नहीं सकते, हम इसको एफिशिएंटली रखना चाहते हैं, प्रोसेस एकदम प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक मोटर लगा दी गई है जो मूव करवाएगी इसको इलेक्ट्रिकली, उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था लगातार मूवमेंट की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा फोम बन सकती है, फ्रॉथ बन सकती है, वो फ्रॉथ जो है प्रोडक्ट जनरेशन को हिंडर करती है। सो इसके अंदर फोम तोड़ने वाले साइड में प्लेट्स लगी हुई हैं जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये फ्लैट ब्लेड इम्पेलर है, अगेन ये भी सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग में ज्यादा काम आता है। साइड वाले डायगनल्स के मूव में है वो फोम तोड़ेंगे, जो फ्लैट लगे हुए हैं वो मिक्सिंग करवाएंगे। ये जो आपका येलो पूरा लिक्विड भरा हुआ है ये आपका ऑर्गेनिज्म का कल्चर है, जिसके अंदर वो जीन है जो आपको बायोप्लास्टिक बना के देगी। हमारा एग्जाम्पल है, कोई भी और भी जीन हो सकती है। यहाँ से स्टेराइल लेयर की सप्लाई रहती है, देन यहाँ से स्टीम डाल सकते हो, जिससे मतलब आप चाहते हो ना कि आप ही का ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, इसके अंदर और कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं भी आपके अभी फिलहाल यहाँ पे आसपास में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो बॉदर ना करें, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को स्टरलाइज रखना होता है पूरा का पूरा, इसके अंदर और कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसके अंदर स्टीम के लिए पोर्ट होता है, जहां से आप स्टीम सप्लाई करते हो और स्टरलाइजेशन मेंटेन रहती है, और आपका ही प्रोडक्ट बनेगा, आपका ही ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, बाकी और कुछ नहीं। सो इस चीज को भी मेंटेन करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर एसिड बेस कंट्रोल है, जब भी पीएच मेंटेन करना है, जैसे एक पर्टिकुलर पीएच पे मान लीजिए बायोप्लास्टिक बनता है, बाकी पीएच पे नहीं बन पाता, जैसे ही पीएच ऊपर नीचे होगा तो आपका प्रोडक्ट बनने का भी टेंडेंसी चेंज होती है। उसी की वजह से ऐसा किया जाता है कि अगर आपका पीएच चेंज होगा तो आप साइड से एसिड या बेस डाल के अपना पीएच मेंटेन कर सकते हो। एसिड से पीएच गिरेगा, बेस से पीएच बढ़ेगा। सो सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अंदर अलग से सैंपल डालने के लिए प्रॉपर पोर्ट्स होते हैं, जैसे इसमें हर चीज शो नहीं कर रखी है। सैंपल डालने के अलग पोर्ट होते हैं, सैंपल निकालने के अलग पोर्ट होते हैं। सो एवरीथिंग इज देयर। ये हो गया स्टरिंग रॉड वाला, जिसमें रॉड जो है वो ऐसे ऐसे करके घूमेगी एंड देन फाइनली आपका लगातार सिस्टम एक्टिव फेज में मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एक दूसरा वाला टाइप भी होता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली वैसी रॉड तो नहीं है जैसी लेफ्ट हैंड साइड में थी, जैसी रॉड प्रॉपर इस तरीके से मूव करने वाली रॉड तो नहीं है, बट हाँ एक रॉड दे रखी है जो थोड़ा सा मूवमेंट के काम आएगी, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर होता है बबल्स जनरेट होते हैं। यहाँ से आपके बबल्स बन रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर बबल्स बने हुए हैं। दीज बबल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग, ये मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मिक्सिंग करवाते हैं। सो दीज आर द वंस जो आपकी एजिटेशन वाला काम पूरा कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर वो रॉड तो नहीं है जो एक्चुअली मिक्सिंग करा सकती है, तो इसके अंदर ये बबल्स जनरेट होते हैं एंड दीज बबल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मिक्सिंग।
ठीक है। बबल्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सारी मिक्सिंग इंप्रूव होती है, ऑक्सीजन अच्छा ट्रांसफर हो सकता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए वो भी बढ़ जाता है। एंड इस चीज को समझने के लिए हम छोटी सी एक वीडियो देखेंगे जिसपे इस चीज के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, एंड वील जस्ट वॉच लाइक छोटा सा वीडियो लाइक अराउंड 2 मिनट्स और सो, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि कैसे बबल्स काम आते हैं मिक्सिंग के लिए एंड क्यों वो ज्यादा अच्छा बायोरिएक्टर बन पाता है। So let's see the video. Our focus today is optimizing cell culture. Many factors impact this, and one of these is sparging. For the purposes of bioreactor cell culture, sparging is the introduction of air and, more importantly, oxygen to the cell culture So it's media. talking about the bubbles. Once the Sparging उसे oxygen बोलते is हैं. dissolved in the media, it is used rapidly by the cells and therefore must be fed continuously via specially designed spargers. However, oxygen is sparingly soluble in culture medium. Thus, how the sparging of oxygen is conducted becomes very critical. Low oxygen solubility and its rapid uptake by cells means that dissolved oxygen concentration can limit cell growth. The amount of dissolved oxygen is impacted by two major factors: interfacial area and residence time. Smaller bubbles have a larger surface area to volume ratio, or interfacial area, than large bubbles. Increasing the interfacial area allows oxygen to dissolve more easily and quickly into the culture media. The transfer of oxygen from the bubbles to the cell culture media also requires adequate time for the oxygen to dissolve and transfer from the bubble to the media. Small bubbles created by the sparger rise more slowly through the bioreactor, which translates to longer residence times. The design and location of the sparger relative to the impeller location are critical design considerations for adequate distribution of bubbles in the bioreactor. Typical sparger designs can be grouped into two major categories: macro and micro. So that is not of our interest. बस हमारे को ये सीखना था कि कैसे आपका bubbles are responsible for the transfer for the oxygen. जैसे अभी इसने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ऑक्सीजन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, एंड जितनी भी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फटाफट फटाफट ग्रोथ के लिए चाहिए, तो ऑक्सीजन कई बार कम पड़ जाती है, ऑक्सीजन जैसे जैसे कम पड़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर में मरना शुरू कर देगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं, which is why the organisms are supported with a good amount of oxygen which is supplied because of sparging. स्पार्जिंग से जो बबल्स उठते हैं, बबल्स की वजह से ऑक्सीजन का सरफेस एरिया, ऑक्सीजन का लाइक अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सो दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन एन इफेक्टिव मैनर. सो या दिस इज इट. इसीलिए स्पार्जिंग वाले बायोरिएक्टर्स भी ज्यादा अच्छे रहते हैं. वी आर डन. हमारा प्रोडक्ट बन चुका है. ऐसे मान चुके हैं कि हमने बायोप्लास्टिक की जीन निकाल ली थी, जीन को ऑर्गेनिज्म में डाल दिया था, एंड वो बायोरिएक्टर में चल चुका है, वो अपना प्रोडक्ट बना चुका है. तो अब इस बायोरिएक्टर के अंदर आपका कंपाउंड है, ठीक है, जो आपको चाहिए. फर्दर अब इसके अंदर एक लास्ट प्रोसेस होता है डाउनस्ट्रीमिंग. जो आपका प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को फाइनली अपने पास ऑब्टेन करना, उसको प्यूरिफाई करना, इट्स कॉल्ड एज द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. सो इस प्रोसेस के अंदर जैसे आप बोल रहे हैं कि बायोसिंथेटिक फेज खत्म हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय बायोसिंथेटिक फेज? जिसमें बायोसिंथेसिस हुआ, जिसमें कोई चीज आपने बनाई. सो बायोसिंथेसिस फेज तो खत्म हो गया, आपका बायोरिएक्टर वाला काम खत्म हो गया. अब आपके प्रोडक्ट को कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना होगा उससे पहले, मतलब ताकि वो आपको फाइनली आपके हाथ में मिल पाए. मार्केटिंग होगी उसकी, एंड देन फाइनली कमर्शियली यूज किया जाएगा. सो द प्रोसेस इज इन्वॉल्व. ऐसा क्या क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ. जैसे मान लीजिए ये आपका बायोरिएक्टर. इस बायोरिएक्टर के अंदर ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है. ये आपका बायोप्लास्टिक बन चुका है. इसको करना है सबसे पहले सेपरेट. तो सबसे पहले करना है इसे सेपरेट, एंड सेपरेट करने के बाद बस ऐसे थोड़ी है कि सेपरेट कर लिया काम खत्म. नो, सेपरेट के बाद करना है इसे प्यूरिफाई. जो कंपाउंड बाहर मार्केट में निकलेगा वो अच्छा होना चाहिए. सो इसे सेपरेट करेंगे एंड देन प्यूरिफाई करेंगे एंड देन फाइनली ऑब्टेन करते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीमिंग. एंड देन प्रोडक्ट खराब ना हो तो इसलिए उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स व्हिच आर फॉलोड बिफोर कमर्शियलाइजिंग इट इन द मार्केट. इसके बाद
आपके प्रोडक्ट को, जैसे कई बार आपके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कमर्शियल ह्यूमंस के लिए यूज होने होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होने होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाई हमने, वो मेडिसिन आपको देने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट किया जाता है, अलग अलग कल्चर पे टेस्ट किया जाता है। जैसे आज साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, ऐसे सेल्स भी हैं जो ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं, एंड देन लैब में ह्यूमन सेल पे वो ड्रग दे के देखा जाता है कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, सेल मर तो नहीं रहा। सो ये सब चेक किया जाता है। जैसे बताया ना इसने कि क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे किसके केस में, जैसे ड्रग्स वगैरह। कई बार और भी चीजें होती है। अब जैसे बायोप्लास्टिक है, बायोप्लास्टिक भी हो सकता है हार्मफुल हो, यूज ना करनी चाहिए, यूज ना कर पाए हम अपने लिए, सो उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स करे जा सकते हैं। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बनाए जिसको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, मे बी एनिमल, मे बी प्लांट्स एज वेल, मे बी ह्यूमंस, जिसके लिए भी यूज करना है पहले उसके ट्रायल्स करने चाहिए। ऐसे डायरेक्टली पूरी की पूरी पॉपुलेशन में नहीं दिया जा सकता वो प्रोडक्ट। सो एंड डिपेंड भी करता है कि किसी के केस में नॉर्मल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ड्यूरिंग माय लैब वर्क आई हैव डन दिस, दैट आई मेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज EPS. दिस प्रोडक्ट इज वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ कॉस्मेटिक्स। सो कॉस्मेटिक्स के केस में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो पाता है। बट एट द सेम टाइम ये परेशानी है कि ये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स है तो ह्यूमंस यूज करेंगे। सो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को HepG2, ये लिवर की कैंसरस सेल लाइन है ह्यूमन की, इस पे सबसे पहले टेस्ट किया गया, एंड टेस्ट करने के बाद पाया गया कि दिस वाज नॉट एट ऑल टॉक्सिक, ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं था। सो इसीलिए दिस इज सेफ फॉर ह्यूमंस। तो इस तरीके के टेस्ट करे जाते हैं, उससे पहले ये मार्केट में नहीं डाले जाते प्रोडक्ट। पहले टेस्ट, पहले ऑब्टेन करेंगे सेपरेट, फिर प्यूरिफाई, फिर टेस्ट, फिर मार्केट। सो दिस इज द चेन दैट वी फॉलो. So we are done with this like this chapter. We are beginning with the other chapter called as biotechnology के applications. अभी हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ उसे कायदे से यूज करते हैं। वन लाइक फ्यू एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट अब प्रॉपरली हर फील्ड के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स शिफ्ट देयर. This is the new chapter called as biotechnology and its application. तो फाइनली सारी एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में कैसी कैसी हैं उनको डिस्कस करेंगे, सेक्टर वाइज काम करेंगे. So as you can see on the screen, there are number of applications और number of sectors जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में यूज करी जाती है. जैसे थेराप्यूटिक्स. थेराप्यूटिक्स क्या होता है, ड्रग्स के ऊपर, राइट, बहुत सारे मेडिसिनल कामों के ऊपर. डायग्नोस्टिक, डिजीज पता करने के ऊपर, जैसे अगर आपको कोई परेशानी है, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आपकी कोरोना डिजीज कौन से टेस्ट से चेक करी जा रही थी, दैट टेस्ट वाज RT-PCR. दिस इज कॉल्ड एज रियल टाइम PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जो यूज करी आपने कोरोना डिटेक्ट करने के लिए. सो डायग्नोस्टिक्स, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि जो टमेटो है वो जल्दी से, मतलब जितना पुराना होता जाता है उतना जल्दी आपका टमेटो जो है खराब हो जाता है, तो वो पिलपिला पड़ के सड़ जाता है. तो वो पिलपिला ना पड़े और आपके टमेटो की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए GM टोमेटो आया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो. ठीक है, एंड दैट टोमेटो इज वेरी इफेक्टिव एंड इज वेरी यूजफुल विद इट्स शेल्फ लाइफ. द इंक्रीज शेल्फ लाइफ इज वेरी हेल्पफुल. ऐसे एग्रीकल्चर में होता है और बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं. देन प्रोसेस्ड फूड, आपके डायरेक्टली प्रोसेस्ड फूड भी आते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकली साउंड है, जो बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किए गए हैं. बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है. जैसे देर आर फ्यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या, बहुत सारे और भी हैं, बट हाँ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पेस्टिसाइड खा जाते हैं. आपको पता है ना कि आजकल की जो सब्जियां हैं वो पहले जैसी सब्जियां नहीं रही, पहले जैसा बात नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी. सो ये वाली चीजें नहीं रही है. क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता जा रहा है, वो सारा पेस्टिसाइड आपके क्रॉप्स में भी चला जाता है काफी सारा. उस क्रॉप्स के अंदर पेस्टिसाइड के थ्रू वो हमारी बॉडी में भी जा रहा है, तो वो हमको नुकसान करता है. सो पेस्टिसाइड सालों सालों तक मिट्टी के अंदर ना रहे, इसके लिए बैक्टीरिया से उसे खत्म भी करवाया जाता है. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपका पेस्टिसाइड खा सकते हैं. सो बायोरेमिडिएशन इज बायोलॉजिकल रेमिडिएशन, तो ये किया जाता है. देन वेस्ट ट्रीटमेंट, सिमिलरली जैसे पेस्टिसाइड खाते हैं ऐसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो वेस्ट खत्म कर देते हैं, वेस्ट को खा जाते हैं अपने खाने की तरह. एट द सेम टाइम एनर्जी प्रोडक्शन. सो एनर्जी प्रोडक्शन का एग्जांपल किस सेंस में दिया गया है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आता है और एल्गी भी आते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
जो आपके लिए फ्यूल बना सकते हैं, एंड दैट फ्यूल इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज बायोफ्यूल. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपके लिए फ्यूल बना सकते हैं. सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी के लिए भी काम आ रहे हैं. तो मैंने इतनी सारी फील्ड्स बता दी आपको. अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस फील्ड में कुछ कुछ एग्जांपल्स हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, राइट. देर आर लाइक बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली इन सारे रिसर्च एरियाज में कर क्या रहा है, ठीक है. ये जो मैंने इतने सारे बताए, जैसे डिजीज में बता दिया मैंने, एग्रीकल्चर में बता दिया मैंने, वेस्ट रेमिडिएशन में बता दिया मैंने, बहुत सारे मल्टीपल एरियाज बताए मैंने. ये जो मल्टीपल एरियाज बताए, इनमें एग्जैक्टली कर क्या रहा है बायोटेक्नोलॉजी. देर आर फ्यू थिंग्स जो एग्जैक्टली करता है. सो 3 क्रिटिकल रिसर्च करता है, वो 3 क्रिटिकल काम कर रहा है. जैसे आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा था, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ऑर्गेनिज्म आपको दे रहा था 2 ग्राम बायोप्लास्टिक, ठीक है. लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी स्लो है कि ये इतनी देर में बस 2 ही ग्राम दे सकता है. बट आपके पास मान लीजिए ये वाला है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत तेजी से ग्रो करता है. तो वो जीन निकाल के इसके अंदर डाल के इससे मान लीजिए हम 4 ग्राम बायोप्लास्टिक बना पा रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है. सो रीड द फर्स्ट वन, दैट इट प्रोवाइड्स द बेस्ट कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. सो आपको एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें मतलब एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. ये जो सर्कल वाला था ये 2 ग्राम बना पा रहा था, जो ये स्क्वायर वाला ये 4 ग्राम बना पा रहा है. सो ऑब्वियसली स्क्वायर वाला इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है. सो द कैटलिस्ट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी अ माइक्रोब, या फिर डायरेक्टली इसके अंदर से वो एंजाइम निकाल लेंगे जिससे नया वाला कंपाउंड बन रहा है, और वो एंजाइम नए वाले में डाल देंगे. ये भी एक तरीका होता है. सो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. सो दीज आर द मेथड्स जो बायोटेक्नोलॉजी में अपनाए जा रहे हैं. इसके अलावा ये आपका ऑर्गेनिज्म सबसे बढ़िया अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए और सबसे सही तरीके से, वो किस कंडीशन में बनाता है. जैसे मान लीजिए ये वाला ऑर्गेनिज्म, इसके लिए सबसे बेस्ट पीएच है 7, इसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है. और ये NaCl सॉल्ट यूज करता है करीब 5%. आपने ये पता कर लिया. ये किससे पता किया? हमने बायोटेक्नोलॉजी से. एंड देन बायोटेक्नोलॉजी से ये पता करके हमने ये सेम कंडीशन स्क्वायर वाले बैक्टीरिया को दे दी, तो उससे वो सबसे अच्छा फंक्शन करेगा. सो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है दैट यू क्रिएट द ऑप्टिमल कंडीशन. ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट है, सबसे ऑप्टिमाइज्ड है. सो यू क्रिएट द ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. आपका जो कैटलिस्ट है वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या वो एंजाइम भी हो सकती है. तो सेम आप एंजाइम के केस में करोगे, आप एंजाइम का बेस्ट टेम्परेचर पता कर लोगे, एंड देन उसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट बनवाओगे. सो दिस इज हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. इसके अलावा आपकी जो डाउन स्ट्रीमिंग है, हमने बताया था ना कि प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को निकालना है. तो ये जो प्रोडक्ट को निकालने का प्रोसेस है, ये भी इस पे डिपेंड करता है कि जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देन फाइनली जब वो प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, तो आपका प्रोसेस आपने कौन सा चूज किया है, प्यूरिफिकेशन का मेथड क्या है आपका, आप सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, देन आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन सा डाल रहे हो. तो ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो भी आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसको निकालने के लिए, वो भी मैटर करती है. सो ये तीनों पर्टिकुलर, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी करते टाइम इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए, एंड देन यू लाइक प्रोसीड फर्दर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. These are the 3 critical points which should be considered while we are like producing a product or doing a process through biotechnology. So these are the different things. So we are starting off with the first one, that applications in agriculture. मैंने बताया था हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कैसे काम आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहली चीज जो आपको एग्रीकल्चर से समझ में आती है, आप क्या करने वाले हैं. एग्रीकल्चर एग्जैक्टली क्या करता है? फूड प्रोडक्शन बढ़ाता है. हमें खाना मिल रहा है ना एग्रीकल्चर के थ्रू. सो एग्रीकल्चर में जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है, हमें वो इंक्रीज करवाना है. तो बायोटेक्नोलॉजी उसमें कैसे काम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स जो हम जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं. देयर इज एग्रोकेमिकल, ठीक है. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब केमिकल्स के बेसिस पे आप फाइनली एग्रीकल्चर को इंक्रीज करते हैं. केमिकल्स कैसे? जैसे पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स की वजह से कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे तो ग्रोथ ज्यादा आएगी, उसकी वजह से बहुत सारा खाना बनेगा. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स. देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर,
क्योंकि पेस्टिसाइड यूज करने से बहुत से नुकसान भी हो रहे थे, तो एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया जिसके अंदर पेस्ट यूज करना सब बंद कर दिया, पेस्टिसाइड यूज करना सब बंद कर दिया। पुराने तरीकों से, पुराने टाइम पे जैसे हम पहले एग्रीकल्चर करते थे, जैसे यूरिया, काउडंग वगैरह की खाद बनाते थे और उन खाद को डायरेक्टली डालते थे, जिसकी वजह से नुकसान होने बंद हो गए। सो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है कॉल्ड एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब, जैसे मैंने आपको अब एग्जांपल दिया था टमेटो का, कि आपके पास एक टमेटो है, नॉर्मल टमेटो है, वो टमेटो जो है वो सड़ जाता है थोड़े टाइम रख के, मतलब मंडी में एक समय तक बिक जाना चाहिए, नहीं तो सड़ के खराब हो जाएगा। तो आपके सामने हमने बना के दिया बायोटेक्नोलॉजी से जीएम टमेटो। जीएम टमेटो ऐसा टमेटो बना के दिया जो नहीं सड़ता, जो जिसकी लाइफ, जैसे अगर सादा टमाटर जो है 10 दिन चल जाता है, तो जीएम टमेटो चलेगा कम से कम 20, 25, 30 दिन। उसकी वजह से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है आपकी, मतलब आपके टमेटो की। ये किससे किया हमने? बायोटेक्नोलॉजी से। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को इंड्यूस कर सकते हैं। एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाला तो एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटे से सिस्टम की, जो आई थिंक आप में से बहुतों को ऑलरेडी पता होगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक समय आया इंडिया के अंदर जिस टाइम पे आपका एग्रीकल्चर जो है, आपका एग्रीकल्चर पूरा कन्वर्ट कर दिया गया, पूरा। मतलब सादा खाना बनाने का सिस्टम नहीं बना, मतलब एग्रीकल्चर से खाना बनता है, फूड निकलता है, रॉ वेजिटेबल्स आती हैं, रॉ फ्रूट्स आते हैं, वो कुछ नहीं बचा। वो इट वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्री। पूरा इंडस्ट्री की तरह काम होने लग गया सारा एग्रीकल्चर का, बिकॉज हम बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स यूज करने लग गए। हम सब कुछ एकदम मैकेनाइज्ड, मतलब पहले हम मैनुअली कर रहे हैं, पहले हल चला रहे हैं, हल जोतते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब छोड़ के हम मशीनों पे आ गए, ट्रैक्टर्स पे आ गए, हम बहुत सारी एक्स्ट्रा खाद डालने लग गए, मार्केट में मिलने वाले केमिकल्स यूज करने लग गए। तो एक वो वाला टाइम आया था जिस दौरान हमने बहुत सारी चीजें नई नई इनकॉर्पोरेट करी अपने एग्रीकल्चर में, कॉल्ड एज द हाई यील्डिंग वेराइटीज। ऐसे वाले बीज इस्तेमाल करने लगे जिससे ज्यादा ज्यादा जल्दी क्रॉप उगेगी, ज्यादा बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स बनेंगे, वेजिटेबल्स बनेंगी, ऐसी चीजें यूज करने लगे। हमने टेक्निक्स का यूज करा, पहले हाथ से करते थे, अब सारा का सारा मशीन आ गई, ट्रैक्टर्स यूज करने लग गए। पानी डालने के लिए पहले छोटी छोटी सी नालियां बना देते थे खेतों के अंदर, वो बंद करके हमने प्रॉपर इरिगेशन के लिए पूरे मोटर्स लगानी शुरू कर दी। पेस्टिसाइड्स तो यूज कर ही रहे थे, फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे थे। ठीक है, हुआ क्या, इसको बोलते हैं, ये जो पूरा पीरियड था ना, इसको क्या बोलते हैं? द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि सारा का सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो इसको बोलते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आया था आपके पास फाइनली, जिस दौरान आपका एग्रीकल्चर एकदम फ्लरिश करा सडनली फर्स्ट टाइम में। हुआ क्या इससे बेनिफिट्स? इससे बेनिफिट्स ये हुए कि आपकी खाने की सप्लाई 3 गुना हो गई। जैसे पहले अगर एक्स बनता था खाना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 3x बन गया, 3x, ट्रिपल सप्लाई हो गई एकदम आपके पास। उसके बावजूद भी ह्यूमन की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है आज के टाइम पे? इंडिया में हम 125 करोड़ से भी ज्यादा है, मोर देन 125 करोड़, उससे भी ज्यादा लोग हैं हमारे पास इंडिया में। तो जिस टाइम पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, सप्लाई तो 3x हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी डिमांड्स नहीं खत्म हो पा रही थी, जितनी हमें जरूरत है उतना पूरा फिर भी नहीं आया। सो मेजर फायदा क्यों हुआ था? ये जो x का 3x क्यों हुआ था, वो मेजरली हुआ था फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स काफी काम आए, हालांकि अच्छे वाले बीज की वैरायटी भी बहुत काम आ रही थी, वैरायटी ऑफ लाइक जो हम सीड यूज कर रहे थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली काम आ रहा था, यूजफुल भी हो रहा था। तो वो सब बेहतर तो हो रहा था, बट मेजर इफेक्ट आया था फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से। बट एक नुकसान इसके साथ ये भी आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ वहां पे हो पाया जहां पे पैसा था। ऐसे फार्मर्स जो डेवलपिंग वर्ल्ड में थे, जैसे इंडिया भी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ही आता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही आता है। ऐसे फार्मर्स जो ऐसी जगह से थे, वो उन लोगों के लिए ये पेस्टिसाइड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना बहुत महंगा हो रहा था, एक्सपेंसिव होता जा रहा था, इतने सारे पैसे नहीं थे। ठीक है, इतना सारा पैसा नहीं था लोगों के पास। फाइनली उनके केस में ये सब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके केस में क्या करें? उनके केस में कुछ नया शुरू किया गया। एंड एट द सेम टाइम ये भी बात थी कि किसी के पास पैसे हो तो भी नुकसान हो रहे थे। जो आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, केमिकल्स यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, उसकी वजह से सारे के सारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड जो है वो मिट्टी के अंदर रह जा रहे थे, और मिट्टी भी ओवर द टाइम उसकी जो उपजाऊता होती है वो भी खराब हो रही थी, उसकी जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की वो भी खराब हो रही थी।
ठीक है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी वो भी खराब हो रही थी इन सब पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूसेज करने से। सो इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन तक तो सही है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पार्ट नुकसान नहीं कर रहा है वहां तक तो सही है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ पार्ट ऐसा भी है जो नुकसान कर रहा है, जो आने वाले लॉन्ग टर्म में हमारी पूरी की पूरी लैंड्स को ही खराब कर देगा। फिर एग्रीकल्चर के लिए कोई लैंड ही नहीं बचेगी, कोई लैंड सूटेबल ही नहीं बचेगी। सो हम बात करने लगे जेनेटिक अल्टरनेटिव्स की, कि ऐसा कुछ और ऑप्शन है कि कुछ और किया जाए, ऑप्शन क्या है, सोल्यूशन क्या है। हमने परेशानी तो डिस्कस कर ली, अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या सोचा गया। सो सोल्यूशन जब सोचा गया तो सोल्यूशन में नाम आया कि ठीक है, क्रॉप्स को जेनेटिकली चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉप जैसे जल्दी खत्म हो जाती है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के देखते हैं। ये क्रॉप छोटी छोटी आ रही है तो देखते हैं कुछ इसी तरीके से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं क्या, कुछ और सप्लाई करके। तो बात आई कि जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनानी शुरू करेंगे, इसके ऊपर बात आनी शुरू हुई। सो अगेन इसके ऊपर बात आई कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंजाई या फिर ऐसे एनिमल्स जिनकी जीन्स हम निकाल सकते हैं अपने मतलब के लिए, एंड देन फाइनली उसको यूज कर सकते हैं मैनिपुलेट करके, और नए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से नए प्रोडक्ट बनाएंगे। सो ठीक है, सो जीएमओ एग्जैक्टली क्या हुआ, जीएमओ क्या होता है, फुल फॉर्म होती है जीएमओ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन है the plants, the bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिज्म कोई भी हो रहा है, जैसे प्लांट भी हो रहा है, एनिमल भी हो रहा है, फंजाई भी हो रहा है, बैक्टीरिया भी हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए, मैं अगेन स्क्वायर से समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म आप जिसको मान के चलें, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है। इसके अंदर में आपने कुछ जीन्स का मैनिपुलेशन किया है, आपने इसकी कोई जीन को चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, कुछ कम किया है या कुछ ज्यादा किया है इसके अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे दैट इट इज अ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये जो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, हमें से बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके फायदे क्या है। तो ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं। बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि जीएमओस के फायदे क्या है। दो एग्जांपल्स और पढ़ेंगे जीएमओस में स्पेसिफिकली, एंड देन एग्रीकल्चर वाला सेक्शन खत्म करेंगे, एंड देन नए वाले से शुरू करेंगे। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले में हमने पढ़ा कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी करी जाती है, अब हम पढ़ रहे हैं कि किस किस के लिए बायोटेक्नोलॉजी करी जाती है, सेक्टर वाइज और स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं अब। सो या लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।